तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी जो मैथमेटिक्स की क्लास है। चैप्टर का नाम अपने पास है रियल नंबर्स। चैप्टर का नाम अपने पास क्या है? रियल नंबर्स। इसकी अपने पास 3 क्लासेज हो चुकी। आज हम चौथी क्लास की बात करते हैं। इससे पहले तीसरी क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, जिसमें होमवर्क की बात करूं तो होमवर्क हमारे पास था कि एक तो आपको HCF निकालना था P, Q, R का। तो इसका HCF का मैंने सूत्र आपको बताया था कि आपकी जो बुक है उसके पहली प्रश्नावली जहाँ पर एंड होती है उसके लास्ट पेज पे आपको दिया हुआ है। जिसने नहीं देखा वो अब देख लें। सबसे पहले आपको करना है P गुणा Q गुणा R। HCF निकालना है तो बाद में आपको गुणा करना है LCM ऑफ P, Q, R। तीनों का LCM लेना है। फिर उसके बाद आपको करना है LCM ऑफ P, Q। फिर आपके पास LCM ऑफ Q, R। फिर आपके पास LCM ऑफ R, P। इतने का आपको LCM लेना है। वहीं पर मैं LCM PQR की बात कर लूँ कि LCM निकालना 3 संख्या P, Q, R। तो आप लोग क्या करोगे? पहले तीनों संख्याओं को गुणा, LCM निकालना है तो फिर HCF तीनों संख्याओं का P, Q, R। फिर उसके बाद आपको निकालना है HCF पहली और दूसरी संख्या का। फिर आपको HCF निकालना है दूसरी और तीसरी संख्या का। फिर आपको HCF निकालना है तीसरी और पहली संख्या का। तब आपके पास ये 2 फॉर्मूले हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। बस इतने सी इस प्रकार की बातें थी। इसके बाद में अपन ने नेक्स्ट अपनी चर्चा की बात करें तो चर्चा की बात हमारे पास है कि हमने ये कर लिया था, ये वाला भी, ये वाला। अब बात करते हैं 5005 और 7429। तो 5005 इसका आप लोग कर लोगे कि इसके अंदर सबसे पहले किसका जाता है? इसके अंदर आपके पास 3 का ट्राई करो। 5 और 5 10 होते हैं, नहीं जाता है। तो आप लोग ट्राई करो सीधा 5 का। तो क्या आएगा? 1 0 0 1। क्या आया? 1 0 0 1। क्या यही होता है इसके अंदर? इसके अंदर अगर हम बात करें 3 का भाग दें तो 3 एकम 3 2 बच गए, 3 से 18, 2 बच गए, 3 से 18, 2 बच गए, 5 का ही जाता है। फिर इसके अंदर 5 का चेक करो। 5 का तो सर नहीं जाएगा। 5 का नहीं जाएगा तो फिर 7 पे आ जाओ। 7 का 7 एकम सर 7, 3 बच गए और 728 7 का चला जाएगा। कितनी बार? 7 एकम 7, फिर 3 बच गए, 728, फिर 2 बच गए, 7 तिये 21, 143 बार। फिर इसके अंदर ट्राई करो वापस 7 का। सर 7 का तो नहीं जाता। 7 का नहीं जाता तो 7 के बाद बेटा आप आ जाओ 8 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं, 11 पे। 11 पे आ जाऊं तो 11 पे दिया तो 11 एकम 11 और 11 तिये 33, तो 13 आ गया। फिर आप इसके अंदर 13 का दे दो। दे दो। ये अपने पास हो गया। इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये बेटा आपके पास फाइनल आंसर हो गया किसका? 5005 का। नेक्स्ट आपके पास है 7429। क्या है? ये भी अपन ने पेंडिंग छोड़ दिया था कल। इसकी भी बात कर लेते हैं। 7429 सिंपल सी प्रश्नावली एकदम से। 7429 में सबसे पहले इसके अंदर चेक करते हैं 2 का जाएगा। सर 2 का नहीं जाएगा, लास्ट में 29 है तो 2 का नहीं जाएगा तो 3 का ट्राई करते हैं। 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 9। आप लोग बोलोगे 22, 22 में 3 का भाग जाता। सर नहीं जाता। 5 का नहीं जाएगा। 7 का ट्राई करते हैं। 7 एकम 7, फिर 6 संतु 42, फिर 7 का भी नहीं जाता। फिर 11 का ट्राई करते हैं। थोड़ी सी
तबीयत नाराज है, उसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। 9 का बाद 11 का ट्राई करते हैं। 11 छिकानी 66, 11 6 66, और फिर अपने पास बच गए कितने 8, 11 से 77 बच गए 5 59, इसमें भी नहीं जाता 11 का भी। 13 का ट्राई करते हैं। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तेगुण 40, 13 चौक 52, 13 पंजो 65 65, 9 बच गए। और 13 संतो 91, 13 का भी नहीं जाता। 13 का नहीं जाता तो फिर हम लोग ट्राई करते हैं 17 का। 17 का ट्राई करें। 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, और बाद में फिर 17 51 51, 17 का ट्राई करते हैं। 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, चौक 68, 6 बच गए। फिर 17 51, 11 बच गई। तो 119 में 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, 17.85, 17 6 102, 17 7 119, 437 बार इसके अंदर चला गया बेटा 17 का। 17 का वापस इसके अंदर ट्राई करते जाता है क्या। 17 कम 17, 17 दूनी 34, 34 के बाद में 9 बच गई। 17 का नहीं जाता। 17 के बाद नेक्स्ट अपने पास आती है 19, 19 से कम 19, 19 दूनो 38, 38 2 बार चला गया। फिर आपके पास बचा 5, तो 19 57, 19 से कम 19, 19 दूनो 38, 19 57 और 19 चौक 76। फिर 23 में 23 का जाता है। तो ये अपने पास हो गया 17 गुणा 19 गुणा 23। इसको बेटा आप लोग इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो। जहां तक मुझे लगता है ये सारे सवाल आप लोगों को समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। आपको मैंने कल पहला करवा दिया था, बाकी कहा था कि बेटा आप लोगों को 2 करने हैं। जिसने 2 नहीं किए वो अभी ध्यान दे लो। क्या बोला गया, 2 संख्याओं का HCF एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। सबसे पहले हम 510 और 92 की बात कर लेते हैं। तो दूसरे पेज पर इनको ले लें। दूसरे पेज की अगर हम लोग बात करें तो ये लो 510 और एक अपने पास हो गया 92। 92 में 2 का भाग जाता है कितनी बार, 46। फिर 2 का जाता है कितनी बार, 23। फिर 23 का एक बार। इसके अंदर सर 2 का जाएगा कितनी बार, 25, 5 255 बार। फिर इसके अंदर आप ट्राई करो 3 का, 3 8 24 और 3 पंजो 15 85। 85 में सर फिर आप लोग ट्राई करो किसका, 3 का तो जाने से रहा। 85 के अंदर 8 और 5 कितने होते हैं, 13। तो फिर आ जाओ 5 पर। 5 का भाग देंगे तो 1 7 17, फिर 17। अब इसके अंदर हमें HCF निकालना है। तो HCF बराबर इसके अंदर 2 एक बार, इसके अंदर 2 एक बार, तो एक तो आ गया 2। इसके अलावा और सर इनके अंदर कोई भी कॉमन नहीं है। चलिए अब एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम की बात करें, 2 सब कितने प्रकार की संख्या है सर, एक तो अपने पास है 2, एक है 3, एक है 5, एक है 17, एक है 23। 2 अधिकतम कितनी बार है सर, अधिकतम 2 बार है, ये रहा। तो इसको लिख दो 2 गुणा 2। फिर 3 सर 3 अधिकतम एक बार, 5 भी सर अधिकतम एक बार, 17 भी अधिकतम एक बार और 23 भी अधिकतम एक बार। ये अपने पास हो गया। अब आपको क्या करना है, 92 और 510 को गुणा करना है। अगर इनका गुणनफल इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आ गया
तब आप लोग बोल दोगे कि ये सत्य है। 92 गुणा 510 को गुणा करोगे तो ये अपने पास इस पूरे को गुणा करोगे इसके बराबर आ गया, तब हम लोग बोल देंगे कि ये बराबर है। चलिए बात करें नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की। 336 और 54 वाला भी ऐसे ही करना आप लोगों को। 336 और 54 वाला भी आप लोगों को ऐसे ही करना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, जिसमें अपन ने इसके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए थे। अब हम कर लेते हैं 17, 23 और 29। अच्छा, 17 भाज्य संख्या है अभाज्य, तो आप लोग बोलोगे सर अभाज्य, तो इसके अंदर 17 का ही जाएगा एक। 23 सर अभाज्य, तो 23 का ही जाएगा एक बार। 29 के अंदर सर एक बार चला गया। तो तीनों ही अभाज्य संख्या है, तो अपने पास क्या हुआ 17 गुणा 23 गुणा 29, ये तो अपने पास हो गया बेटा एलसीएम। और एचसीएफ की बात करें तो तीनों के अंदर ही कुछ नहीं है, तो एक इसका हो गया एचसीएफ। अगले की बात कर लेते हैं। अगला अपने पास है 8, 9, 25। तो सबसे पहले 8 लेते हैं, 2 का भाग जा रहा है 4 बार, फिर 2 का 2 बार, 2 1, फिर ले लेते हैं 9, 3 का भाग जा रहा है 3 बार, फिर 1, फिर ले लेते हैं 25, 5 का भाग जा रहा है 5 बार, 5 1, तो अपने पास 8 है। 8 का आप लोगों ने अभाज्य गुणनखंड किया तो आपके पास क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 का कितना है 3 गुणा 3, और 25 का 5 गुणा 5। सबसे पहले एलसीएम की बात करें तो 3 प्रकार की संख्या है। एक तो अपने पास है 2, एक 3, एक 5। 2 अधिकतम कितनी बार है सर 3 बार, 3 सर 2 बार, 5 2 बार, तो ये हो गया एलसीएम। एचसीएफ की बात करें तो इसके अंदर भी नहीं, इसके अंदर भी नहीं, इसके अंदर भी, तीनों के अंदर, तो एचसीएफ हो गया एक। तो ये लो सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लोगे। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। शायद ये मैंने करवा दिया था, या हाँ करवा दिया था ये पीछे वाले क्लास में। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब चलिए बात करते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n शून्य पर समाप्त हो सकती है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या कौन सी है। पहली संख्या सर हमारे पास 10 होती है, वो शून्य पर समाप्त होती है। अगली बेटा सर अगली 20, उससे अगली सर 30। ठीक है सर, 10 के अभाज्य गुणनखंड करके बताओ। तो बेटा 10 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास हो गए, 2 का भाग चला गया 5 बार, 5 1। तो क्या मैं 10 को ये लिख सकता हूँ 2 गुणा 5। अच्छा 20 की बात करूं, 20 के अभाज्य गुणनखंड अगर हम लोग करेंगे तो अपने पास होगा 2 10 2 5 5 1। क्या होगा 2 गुणा 2 गुणा 5। एक चीज नोटिस की होगी आप लोगों ने कि यहाँ पर 2 गुणा 5 यहाँ पर भी आ रहा है, 2 गुणा 5 यहाँ पर भी आ रहा है। तो किसी संख्या को थोड़ा सा आप लोग होल्ड करें। आपको
या तो सर्दी आती परेशान करती है या फिर सर्दी जाते वक्त। तो अपने पास हमने गुणनखंड किए, हमारे पास गुणनखंड क्या है, इसके भी 2 गुणा 5 आ रहे हैं, इसके भी 2 गुणा 5। तो अर्थात कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसके गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में होने चाहिए। तो हम लोग अब क्या करते हैं, 6 की घात n है, इसके गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले n हम लोग रख देते हैं बाहर और 6 के गुणनखंड करते हैं। 6 के गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग चला गया 3 बार, 3 का 1 बार। तो इसके गुणनखंड किए, ये तो अपने पास आ रहे हैं 2 गुणा 3 की घात n। 2 गुणा 5 थोड़ी आ रहे, सर नहीं आ रही। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, प्राकृत संख्या n के शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 गुणा 5 के रूप में व्यवस्थित होनी जरूरी है, लेकिन हमारे पास 6 की घात n इसकी पालना नहीं करती, अतः 6 की घात n है वो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। लिख दोगे इतनी सी चीज आप लोग, इतनी सी चीज अगर आप लोग लिख दोगे तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये रहा। सवाल के अंदर बोला गया कि व्याख्या कीजिए कि भाज्य संख्या है, और भाज्य संख्या है तो क्यों। तो सबसे पहले संख्या में दे रखी है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। बाहर कॉमन क्या आ रहा है बेटा, तो आप लोग बोलोगे सर 13 बाहर कॉमन आ रहा है। तो इधर क्या बचा, 7 गुणा 11 गुणा, गुणा के अंदर तो कुछ बचा ही नहीं, 7 गुणा 11। इसमें से देखो एक बात बताओ, 13 बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 7 गुणा 11 प्लस इसमें से 13 बाहर ले लिया तो क्या बचा सर 1। तो 13 गुणा 11 7 77, 77 प्लस 1 कितना होता है 78। तो 13 गुणा 78, 13 गुणा 78। क्या 78 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं। तो कोई भी संख्या होती है वो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त होती है, तभी तो उसको हम भाज्य संख्या बोल सकते हैं, प्राकृत संख्या बोल सकते हैं। आप लोग बोलोगे हाँ सर। अगर ये भी समझ नहीं है तो इतना बताओ, भाज्य संख्या के लिए कितने हाथ होने चाहिए, सर 3 हाथ। एक तो उसमें 1 का भाग जाना चाहिए, एक उसके अंदर स्वयं का, और एक उसके अंदर इसका जाना चाहिए एक अन्य संख्या का कम से कम। बेटा ये जो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 है, इसके अंदर अगर मैं 13 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 78 बार, और 78 का भाग दूंगा तो 13 बार। दो संख्याओं का और जा रहा है ना, आप लोग बोलेंगे हाँ सर भाग जा रहा है, भाग जा रहा है, तो अपने पास ये क्या है, भाज्य संख्या है। नेक्स्ट की हम लोग बात कर लेते हैं एक और, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। दोनों में से 5 बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 और प्लस 1। 6 संतु 42, 42 गुणा 4, 42 गुणा आप लोग कर दो 4 तिया 12, 42 गुणा 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 10 का शून्य, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। इतना ही होगा कि 6 संतु 42, और अच्छा इसके अलावा अपन यहाँ पर 2 और छोड़ दिया बेटा, 2 और छोड़ दिया, 2 2 2 2 और छोड़ दिया। क्या दे रखा था, 5 बाहर ले लिया तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। अच्छा 7 6 4 3 1 को तो अपने गुणा कर दिया, तो अपने पास है 504। अब इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 1008 हो गया बेटा, कितना हो गया 1008। 1008 में ये पूरा जो इसको अपने ने गुणा किया तो अपने पास मान है 1008 प्लस 1 कितने हो गए 1009। तो 5 गुणा 1009, अच्छा समथिंग 1009 ही हुए होंगे शायद, आप लोग कंफर्म कर लेना। क्या ये जो संख्या होगी इसके अंदर एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग जा रहा है, हाँ सर 5 का भी जा रहा है और इसका भी जा रहा है।
तो अपने पास क्या होगी बेटा, ये भी भाज्य होगी। भाज्य के लिए यही तो है कि उसके अंदर एक का जाना चाहिए, स्वयं का जाना चाहिए, और कम से कम किसी एक अन्य संख्या का, तो कम से कम किसी एक अन्य संख्या का इसके अंदर भाग जा रहा है। ये जो सवाल है ये आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, डिटेल में इसकी मैं आपको कल बताऊंगा कि इसकी डिटेल क्या करनी है, किस हिसाब से ये आया। अच्छा बेटा, देखिए किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया नाम की लड़की है, उसको टाइम लगता है 18 मिनट, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को बेटा कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो 18 और 12 का बेटा आप लोग ले लो एलसीएम, ये 18 ये 12, एलसीएम लेते हैं तो दोनों का एक साथ ले सकते हैं। 2 का भाग चला गया 9 बार 6 बार, फिर 2 का चला गया 9 बार और 3 बार, फिर 3 का चला गया 3 बार 1 बार, फिर 3 का चला गया 1,1, तो 3 3 9, 9 दूणु 18, 18 दूणु 36, तो एलसीएम आपके पास बेटा कितना आया 36। तो वे दोनों हैं 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर एक साथ मिलेंगे। इसके साथ बेटा जो अपनी प्रश्नावली 1.1 थी वो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट मैं आपके सामने थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। ये हो गया था ये सवाल तो अपना। नेक्स्ट आपके सामने मैं चर्चा ये कर लेता हूं कि नेक्स्ट अपने पास चर्चा की बात किया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, सिद्ध करना है कि हमें अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बेटा सबसे पहले हमें इन्हें उल्टा मानना पड़ेगा। उल्टा क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के बाद में नेक्स्ट अपने पास जो स्टेप रहेगी वो रहेगी इन्हें सहअभाज्य संख्या मानना। कौन सी संख्या, सहअभाज्य संख्या के रूप में व्यवस्थित करना। फिर अपने पास ये सिद्ध हो जाएगा। फिर अपने पास क्या हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा। तो ये इतना सा काम हमें करना है, फिर अपनी पहली प्रश्नावली है वो पूर्ण हो जाएगी। आई होप आप लोगों ने लगातार जो अपनी तैयारी है उसको करना शुरू कर दिया होगा। तो अभी जो नए बच्चे हैं 10th क्लास में वो अपनी पढ़ाई को लेकर बेटा थोड़ा सा सीरियस हो जाए। ये नहीं हो कि लास्ट में आपको पछतावा रह जाए आपके पास कि थोड़ा काश वाला शब्द आना ही नहीं चाहिए कि काश थोड़ा और पढ़ लेते। तो इससे अच्छा है रेगुलर जो क्लासेज हैं वो मिलती रहेंगी, तो आप लोग रेगुलर जुड़ के इसमें पढ़ते रहें।